सुनो, लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है होमवर्क दिया था एससी वर्मा से। सर नहीं दिया था, 21 तक ही था। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 हाँ सर। हाँ सर। का डिस्कशन हो चुका है? नो सर। नहीं। इतना है। हाँ सर। फटाफट पहले उसका डिस्कशन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर आप वापस बोल सकते हैं क्या? वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। कुछ नहीं, मैंने बोला एससी वर्मा में होमवर्क जो दिया था 1 to 21 उसके डाउट्स जल्दी बताइए। हाँ सर। सर 14 और 15। 14, 15 और 21। 21 और सर एक मिनट सर। फटाफट फटाफट। जल्दी, बाकी जनता टाइम मत लगाओ। अपना डाउट तुम्हें बुक में मार्क करके भी नहीं रखा है। 15 15 लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ है और डाउट है तो बोलो। सर 20 20 और सर 19 वाला। 19। और कुछ ऐड करना है किसी को? चलो हो गया। 21 लिखा हुआ है ना, दिख नहीं रहा है तुम्हें? चलो क्वेश्चन नंबर 14। The friction coefficient between road and tire of a vehicle is 4/3. Find the maximum incline the road may have so that once hard brake are applied and the wheel start skidding, the wheel goes down at a speed of 36 km per hour is stopped within 5 minutes. क्या मतलब हुआ इसका? जिसने पूछा वो बताओ, क्या समझा ये क्वेश्चन पढ़ के? सर मतलब रोड और टायर है और उसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 4/3 है। एंगल और ढूंढना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या एंगल ढूंढना है? फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन। हाँ वो ठीक है, वो मैं समझ गया। क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया? एंगल ढूंढना है। चलो ये बात भी मैं मान लिया कि ये एंगल थीटा ढूंढना है। कंडीशन क्या दिया है ये बताइए मुझे। व्हीकल की स्पीड 36 किलोमीटर पर आ रहा है, जो 5 मिनट में रुकनी चाहिए। हाँ, तो ये मान लो 5 आपका मीटर। व्हीकल है। ये व्हीकल जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करोगे तो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि 5 मीटर में जाके इसको रुक जाना चाहिए। हाँ सर। 5 मीटर आगे जाकर इसको रुक जाना चाहिए। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, कब? वंस हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड। हार्ड ब्रेक का मतलब है फ्रिक्शन मैक्सिमम। यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, मतलब व्हील घूमना बंद कर दिया है, तो व्हील स्किड करेगा, सॉरी स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, mg sin थीटा इधर लगेगा, यस है ना? सर। पक्का? हाँ सर। ठीक। हाँ सर। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा
वो होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन m। आया ना? हाँ सर। दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये एक्सेलरेशन हो गया। हाँ सर। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होगा ऐसा। यस सर। सो v इज 0, u 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा 2as 5 मीटर ऐसा। यस सर। अच्छा, इसमें म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 4/3। 4/3। तो जी बाहर निकाल लिया, 5 इंटू 10 100 हो गया। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस 4/3 कॉस थीटा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो यही थीटा मुझे चाहिए, तो ऐसा कर लो, -100 इज इक्वल टू 100 इंटू साइन थीटा माइनस 4/3 कॉस थीटा। होगा ऐसा। हाँ सर। सो -3 इज इक्वल टू साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा होगा। यस सर। दैट इज 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 3। यही मतलब हुआ। यस सर। अब इसमें से मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। कैसे सॉल्व होगा बताओ? डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें वो ये मिलेगा साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का। यही सुनना चाहता था मैं। दोनों डिवाइडेड बाय 5 कर दो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 4/5 और 3/5 मुझे मालूम है ना। हाँ सर। सो 4/5 cos थीटा माइनस 3/5 sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। इसको साइन या कॉस किसी एक में चेंज कर दो। मान लो कॉस में करते हैं, तो कॉस में 4/5 क्या होता है? 37 डिग्री। यस सर। तो cos 37 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 37 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यस सर। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? cos A plus कॉस ए प्लस बी। तो 37 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 3/5 क्या होगा? कॉस 50। cos 53 डिग्री है ना। यस सर। थीटा कितना हो गया? 53 डिग्री माइनस 16। 37 डिग्री 16। दैट इज 16 डिग्री है आंसर। हाँ सर, 16 डिग्री आंसर। आया समझ में? हाँ सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। सर, हाँ आपका जो वो स्टेप था ना, 4 cos थीटा मैंने 3 sin थीटा इक्वल टू 3, और आपने फिर थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दिया। मैंने वो नहीं किया सर, मैंने 3 sin थीटा को राइट हैंड साइड पे लेकर चला और तब मुझे दो वैल्यूज मिले। कैसे 16 किया? डिग्री तो मिला ही और 270 डिग्री मिला, तो 270 मैंने रिजेक्ट करके 3 डिग्री। कर सकते हैं, बट ऐसा करें जिसमें कि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए ऐसा किया। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, कॉपी कर लो। बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले क्लास लिया, उसमें किसी ने डाउट तो पूछा बट ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है ट्राई किया। चलो जल्दी कॉपी करो, 15 देखते हैं अब। सर, बोलो बोलो बोलो। मैंने आपको ये डाउट भेजा था, शायद से आपने नोट नहीं किया। कहाँ चैट पे? चैट? चैट चैट नहीं देखा। बोलो, नंबर बोलो फटाक से। सर, 10 और 18 था सर। ठीक है, ऐड कर देता हूँ। हाँ सर, थैंक यू सर। 10 और 18।
चैट वैट में अननेसेसरी नहीं करता, बोल रहे ही हो, टू वे इंटरेक्शन है तो क्या जरूरत है चैट करने का। जल्दी। सर एक डन। हो गया, आगे बढ़ू। हाँ सर। सर नहीं हुआ। सॉरी, सर नहीं हुआ। जल्दी जल्दी करो। हो गया। हाँ सर। देखो नेक्स्ट 15th, the friction coefficient between an athlete's shoe and ground is 0.9. Suppose a superman wears these shoes and races for 50 meters. There is no upper limit for capacity of running at higher speed. Find the minimum time that he will take to complete 50 meters starting from rest. तो जैसा मैंने कहा था कि फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है और फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी करता है, यस सर। है ना। तो अगर फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करेगा तभी मिनिमम टाइम लगेगा। हाँ हाँ सर। तो जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से वो म्यू जी है। हाँ तो मिनिमम टाइम के लिए एस इज इक्वल टू हाफ ए मैक्सिमम इंटू टी स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यस सर। सो हाफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी और टाइम शायद पूछा है ना, टाइम पूछा हाँ। देख लो, मिनिमम टाइम। तो टी स्क्वायर जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम होगा। सर
So 100 is equal to mu square g square t square. तो g square और 100 cancel. So t is 1 by mu. That is 1 upon 0.9 होगा. yes That sir. is 10 upon 9. That is 1.1 second. ऐसा कुछ होगा शायद. है आंसर. हाँ ए मैक्स नहीं समझा आपने कैसे करना. सुपरमैन जो दौड़ेगा उसको एक्सेलरेशन कौन देगा? फ्रिक्शन देगा. फ्रिक्शन देगा. सर तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर आगे की ओर लगेगा. यस सर. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी होती है हाँ सर. मैक्सिमम. हाँ सर समझा. हाँ समझा. तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम म्यू एम जी होगा, म्यू जी होगा. हाँ सर समझा. अब पूछा है कि ऐसे ही चला तो सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट 50 मीटर. व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक टू स्टॉप? अब इसको रुकना है. अब ये रुकना है तो क्या होगा? फ्रिक्शन पीछे लगेगा. यस सर. यस सर. तो अब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ए मैक्सिमम इंटू टी है ना. That Yes. is mu into g into 1 by mu, that is g. Final velocity 0. क्या पूछा है वैसे? टाइम पूछा है, डिस्टेंस क्या पूछा है? देखा नहीं मैंने. बोलना भाई. टाइम. अच्छा. तो ये होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है. और अब एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस म्यू जी. क्योंकि अब ऐसा हो गया कि इसके पास वेलोसिटी इधर है और इसका और जूता घिस रहा है इधर. क्यों हो रहा है? क्या? म्यू जी स्क्वायर क्यों हो रहा है? वो ए है ना, ए मैक्स है ना. टी स्क्वायर तो समझ आया, म्यू जी ओ स्क्वायर अच्छा अच्छा सॉरी. नहीं नहीं म्यू जी स्क्वायर नहीं सर होगा. आंसर 10/3 आना चाहिए. हाँ गलत कर दिया मैंने. म्यू जी स्क्वायर नहीं होगा. वो म्यू जी जी आएगा. होगा केवल. मैं वही देख रहा था सर, मेरा क्यों रॉन्ग हो रहा था. तो ये म्यू इंटू जी होगा केवल. हाँ सर. तो ठीक कर दो, रुको. तो म्यू कितना दिया है? 0.9 शायद. हाँ सर 0.9 दिया है, इंटू 10 हो जाएगा तो 0.9 और जी हो गया 10 और ये हो गया टी स्क्वायर. तो ये 10 से ये 10 हुआ. तो सर वो 10/9 आ जाए. तो ये हो गया आपका 10 अपॉन 0.9. 100/9 होगा. टी हाँ सर. स्क्वायर 100/9. तो सर वो 10/3 आ जाए. So t square is 100/9. So t is 10/3. ठीक है. हाँ Yes. सर वो 3.333 आएगा सेकंड. t is 10/3. So t is 10/3 seconds. अच्छा. तो बी पार्ट में भी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है फिर. तो बी पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा मेरा ए मैक्सिमम इंटू टी. ए मैक्सिमम कितना है? म्यू इंटू जी है ना. और टी कितना आया है? 10/3. म्यू है 0.9 इंटू जी. 9 हो गया इंटू 10/3 हो गया. 3 3 जा 9. 30 मीटर पर सेकेंड. हाँ सर. ठीक है. तो कितने टाइम में रुकेगा? सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होगा. हाँ सर. हाँ सर. तो v 0 है, u 30 है, a माइनस म्यू जी है
और ये t है, सो 30 इज इक्वल टू 90, ऐसा कुछ 0.9 इंटू 10 मिला के 9 होगा ना। सो टाइम t इज इक्वल टू 30/9, 10/3। तो ये भी आएगा आपका 10/3 सेकेंड्स आंसर। आया समझ में? हाँ सर। यस कॉपी कर लीजिए, ये था 15th। नेक्स्ट है मेरे पास 20, अच्छा उससे पहले 10, 18, 19, 20, 21, तो 10 करते हैं अब। सर 10 में आधी चीज तो समझ ही नहीं है। अभी आएगा समझ में। हाँ सर। आगे बढ़ूं? तो एक सेकंड। हाँ सर डन। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो सब लोग। पढ़ लिया सबने? हाँ सर। यस सर। अब देखो, सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, ये कहीं भी जाए, राइट लेफ्ट कहीं भी जाए। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और अगर राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, राइट या लेफ्ट किसी एक साइड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यस सर। उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये N और फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है और mg फील्ड फोर्स है। यस सर। ये mg फील्ड फोर्स है और ये दोनों सरफेसेस पर लगाता है। यही कहानी है। यस। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि हॉरिजेंटल सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना और किधर लगाता है, तो वो ये होगा
एंगल बिटवीन ये होगा रिजल्टेंट Yes, sir. कॉन्टैक्ट Yes, sir. फोर्स। Yes, sir. हाँ सर तो ये हो गया रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल जो थीटा है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। Yes, sir. यस सर तो ये हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नया कुछ नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वही लिखा है ना। Yes, sir. अब इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन अपॉन एन। Yes. फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन अपॉन एन। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, म्यू, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स म्यू, है ना। हाँ. और जब म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो थीटा की मैक्सिमम होगी। सो थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। Yes, sir. आया समझ में, हाँ, कुछ नहीं है इसमें, है ना। यस सर सो हम कह सकते हैं दिस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। यही प्रूव करना था। कोई दिक्कत किसी को, नो सर जल्दी से कॉपी कर लो। मतलब सर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन को प्रूव करने वाला सब इन शॉर्ट। हम्म। sir, done. हो गया। हाँ, sir. नेक्स्ट 18, 19, 20, 21। यही ना, किसने पूछा 18, ओम
ये क्वेश्चन कराया हूँ पिछली क्लास में, एक बार देखो तो जरा सा नोटबुक। लास्ट क्लास का ये क्वेश्चन है, कराया है सर, बताओ। मतलब सिमिलर। हाँ, अब वैल्यू तो थोड़ा आगे पीछे होगा ना। हाँ किया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन और ए बी दोनों किया है, एक बार म्यू सेम रख के म्यू उल्टा करके, याद है? हाँ सर याद है। जिसने पूछा वो बताओ, हाँ सर। किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था, समझ आ गया सर। ये क्लास वर्क में किया है ना? हाँ सर। बताओ फिर, गुस्सा दिलाते हो तुम लोग, ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सेम क्वेश्चन क्लास में किया है। उफ। चलो 19th देखो। Two masses M1 and M2 are connected by light rod and the system is slipping down a rough inclined at an angle theta with horizontal. The friction coefficient of both contact is mu. Find the acceleration of the system and force by the rod on one of the block. ये किसने पूछा? मैंने इससे भी इजी कुछ नहीं हो सकता। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक ब्लॉक है, ये एक रॉड है, ये एक दूसरा ब्लॉक है। दोनों का ग्राउंड के साथ म्यू सेम है, हाँ तो क्यों पूछे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे इतना कराने के बाद अगर ये पूछते हो तो सच में मतलब इतना गिल्ट फीलिंग मुझे कभी नहीं हुआ। शिट, आई डाउट कि तुम लोगों ने ये लिखते भी हो नोट वोट, एकदम 100% मुझे डाउट है, सर लिखते हैं। मान ही नहीं सकता मैं। सर दिखाऊं? दिखा के क्या करोगे? तो उसको ड्राइंग करने को, मैं लिखने का मतलब ड्राइंग करना थोड़ा ना होता। मतलब रिवाइज भी करता हूँ सर। M1 का एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो, ओरली बोलना चाहिए। मान लो रॉड वॉड नहीं है, चलो छोड़ो, केवल M1 है, एक्सेलरेशन कितना होगा? सर टी प्लस m1 g साइन थीटा माइनस म्यू m1 g cos थीटा डिवाइडेड बाय m। इसका आंसर 0 है, देखो तो। हाँ सर, 0। कोई मीनिंग नहीं है पढ़ाने वाले का। छोड़ो, कहानी को सुना, मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ। सर m1 g sin थीटा माइनस mg cos थीटा होगा ना, म्यू mg cos थीटा अपॉन m। कोई मीनिंग तो है नहीं लिखने का, बट फिर भी लिख देता हूँ। सर आपने जो 0 बोला था वो फोर्स बाय द रॉड का था।
कॉपी कर लो। लिख लिए? हाँ सर। नेक्स्ट 20 किसने पूछा? बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 किसने पूछा? हाँ सर मैंने पूछा। हाँ सर। पता नहीं तुम्हें शर्म आती है कि नहीं, बट मुझे तो बहुत आती है। पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को इतना मतलब क्या फायदा टाइम देने का। क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लेक्चर 1 का लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है? इतना मेथड और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो अलग अलग केसेस कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। नहीं कुछ तो नोटबुक भी देख लेते तो ये क्वेश्चन लेक्चर 1 के क्लास नोट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हाँ सर समझ गया, मैंने देख लिया, समझ आ गया। कैसे नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुम लोग, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन किया हुआ है, जिस टाइप का किया हुआ है वो तो दूर का है, जो सेम टू सेम क्वेश्चन किया हुआ है उसका भी थोड़ा लैंग्वेज ऊपर नीचे कुछ कर देता है तो ये नहीं कह देख पाते हो कि अरे ये वाला मैंने किया है या नोटबुक में है। ये फिजिक्स नहीं है प्रॉब्लम, ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है। ये फिजिक्स का प्रॉब्लम ही नहीं है ये सब। अगर ऐसा हो रहा है कि क्लास में किए हुए क्वेश्चन को दोबारा किसी बुक में मिलता है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने किया है, तो बिलीव मी ये फिजिक्स से कुछ नहीं होगा। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो। The coefficient of friction between board and floor is mu. Find the maximum force that a man can exert on the rope so that the board does not slip. चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा किया पूछा। अच्छा मतलब अच्छा तो क्या ही है, हाँ ठीक है, जैसा पूछ रहे हो उस रेस्पेक्ट में अच्छा है। ये इसको मान लो F फोर्स से नीचे पुल किया तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी इसको F फोर्स से ऊपर पुल करेगा हाँ और यही टेंशन इन द स्ट्रिंग F इधर होगा। हाँ सर। इस भाई साहब का खुद का वेट कैपिटल MG नीचे होगा और ये जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो प्लेटफॉर्म इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा।
यस अब ये प्लेटफॉर्म को देखो, ये प्लेटफॉर्म पर उतना ही एन नीचे लगाएगा, हाँ इस प्लेटफॉर्म का खुद का वेट mg नीचे लगेगा, यस और ग्राउंड इस प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट फोर्स ऊपर लगाएगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड कह लो, हाँ सर और ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे लगेगा। यस सर यही कहानी है। हाँ सर अब इस आदमी के इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं F प्लस N इज कैपिटल mg, लिख सकते हैं। यस सर सो N इज कैपिटल mg माइनस F। हो गया ये। हाँ अब कह रहा है कि इसको स्लिप नहीं करना चाहिए, तो इसको स्लिप नहीं करना चाहिए मतलब F शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, यस सर मतलब लेस देन इक्वल टू म्यू n। n की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सो म्यू कैपिटल mg, ओ नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये n नहीं होगा, ये n ग्राउंड होगा, है ना, हाँ सर ये वाला n नहीं, ये n ग्राउंड होगा। और तो ये हो गया म्यू n ग्राउंड को हम क्या लिखेंगे, 2mg minus जी capital M plus small mg minus f. स्मॉल mg प्लस n। हाँ सर अब इस n को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया म्यू स्मॉल mg प्लस n क्या था, तो कैपिटल mg माइनस f, ऐसा कुछ था। यस सर और इधर f को इधर ले आओ, तो ये हो गया 1 प्लस म्यू लेस देन इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू म्यू g, so f should be less than equal to mu capital M plus small mg upon 1 plus mu। यस तो f का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, हाँ सर तो वही हो जाएगा न्यू प्लस f का मैक्सिमम वैल्यू जिससे वो स्लिप नहीं करे, म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ हाँ सर कॉपी कर लीजिए इसको। एससी वर्मा में कोई डाउट ऐसा है जो रह गया? नो पक्का? ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए और कुछ प्रैक्टिस में, अब चूंकि आपने एससी वर्मा कर लिया है इसीलिए कुछ प्रैक्टिस में अपने साइड से ठीक ठाक क्वेश्चन का करा देता हूँ। नहीं करके आते तो इजी गोइंग आगे बढ़ जाता मैं, कुछ इजी क्वेश्चन करा के। इजी मतलब ये भी इजी है बट टेक्निकली कुछ और सिखाने की कोशिश करता हूँ, और क्या। हो गया? एक
सर बोलो। सर वो छोटे ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है पर वो मैन का। ब्लॉक मैन पर ऊपर लगा रहा है, हाँ सर। तो मैन भी ब्लॉक पर उतना ही नीचे लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ब्लॉक मैन पर एन ऊपर लगा रहा है तो मैन ब्लॉक पर एन नीचे लगाएगा। हाँ सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है हाँ सबको? सर, यस सर। कोशिश कीजिए इसको।
हो गया सर। क्या आंसर है बताओ। फर्स्ट का मुझे एफ ए का फ्रिक्शन 5 न्यूटन, बी टी 0 और बी का फ्रिक्शन 0 आ रहा है। वेरी गुड। फिर दूसरे में से वापस एफ ए का फ्रिक्शन 10 आ रहा है, फिर बाकी टी और बी 0 आ रहा है। वेरी गुड। थर्ड में वो 1 मिनट ढूंढना है। फ्रिक्शन 1 ये मैक्सिमम अवेलेबल है 10 न्यूटन तक। हाँ सर। फ्रिक्शन 2 ये मैक्सिमम अवेलेबल है 6 न्यूटन तक। ठीक है। यस। ए में देखो, ए में मैंने एफ 5 न्यूटन लगाया और यहाँ अपोजिंग फ्रिक्शन 10 तक अवेलेबल है, मतलब फ्रिक्शन 1 5 मिल जाएगा मुझे, हाँ सर। और फ्रिक्शन 1 जैसे ही 5 मिल गया मुझे टेंशन की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ तो टी की वैल्यू 0 हो गई, और टी 0 हो गई मतलब फ्रिक्शन 2 0 हो गई, है ना। यस सर। यस सर। बी में 2 सेकेंड पर एफ हो गया 10 न्यूटन, एफ 10 हो गया तो फ्रिक्शन 1 10 तक अवेलेबल है, हाँ है। तो फ्रिक्शन 1 हो गया 10 न्यूटन, फ्रिक्शन 1 10 बैलेंस कर लिया तो टी की वैल्यू 0 हो गई, और टी 0 हो गई तो फ्रिक्शन 2 0 हो गई। सी में एफ की वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन। 15 न्यूटन, 15 है। फ्रिक्शन कहां तक अवेलेबल है 10 न्यूटन तक। कितना तक 10। 10 न्यूटन तक। तो फ्रिक्शन 1 पूरा लग गया। टेंशन कितना होगा कैसे मालूम टेंशन 5 होगा। ऑब्जेक्ट मोशन में भी तो हो सकता हाँ है। हाँ सर। हाँ तो पहली चीज अपोजिंग फोर्स 16 तक अवेलेबल है, यहाँ 10 और 1 में 6, और हाँ अप्लाइड फोर्स 15 है, इसीलिए सिस्टम रेस्ट में है। इस केस में सिस्टम रेस्ट पर है, पहले तो ये समझना होगा। आया समझ में। हाँ सर। क्योंकि टोटल इसका फ्रिक्शन और इसका फ्रिक्शन मिला के 16 न्यूटन होगा ना, और अप्लाइड तो 15 है, हाँ मतलब सिस्टम रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है इसीलिए टी की वैल्यू 5 न्यूटन है, और टी 5 न्यूटन है तो फ्रिक्शन 2 भी 5 न्यूटन है। आया समझ में। हाँ। और अगर ये समझ में आ गया तो इसी में मेरे साइड से डी क्वेश्चन ले लो, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, ताकि ये भी पता चल जाए कि जब इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है। ये ए बी सी कर लिया ना, अब इसमें एक डी क्वेश्चन ऐड कर लो, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या होगा। सर बोलो बोलो सुन रहा हूँ। थर्ड वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बताओगे तब तो। हाँ अप्लाइड फोर्स कितना है 15। 15। तो अप्लाइड फोर्स 15 है और अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन।
कितना? 10. 10 नहीं, पूरे सिस्टम में 16 है। हाँ, लास्ट वाले को अप्लाइड करके फोर्स 16. 15 है और अपोजिंग फोर्स टोटल 16 है, मतलब सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। ओके सर, यस. सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। अब ब्लॉक ए पर देखो, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? और 10. 10। तो उस पर अप्लाइड फोर्स 15 है, उस 15 में से 10 तो फ्रिक्शन कंपनसेट कर लेगा, हाँ. उससे ज्यादा फ्रिक्शन कर नहीं सकता। यस सर. तो जो 5 बच गया वो टेंशन इन द स्ट्रिंग करेगा। ओके सर. ब्लॉक बी के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग अप्लाइड फोर्स हो गया, हाँ. अपोजिंग फोर्स बी के लिए 6 न्यूटन तक अवेलेबल है, हाँ. मतलब बी भी आगे नहीं जाएगा, हाँ सर. मतलब बी जो फ्रिक्शन लगेगा वो 5 न्यूटन ही होगा। हाँ. ओके सर. सर बोलो। नेक्स्ट का आया आंसर? सर एक मिनट, मोशन में रहेगा क्या? हाँ सर हो गया सर डन। क्या आया आंसर बताओ। सर टेंशन 22/3 न्यूटन आया। अभी देखते हैं। हाँ सर। टी 4 सेकेंड पर फोर्स हो गया 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, और अपोजिंग फोर्स टोटल है 16, मतलब मूव तो करेगा। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया 20 माइनस 16 अपॉन 3, दैट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। हाँ हाँ सर। अच्छा, अब मुझे टी चाहिए तो पीछे वाले ब्लॉक का लिख लो, टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए, दैट इज 4/3 न्यूटन। आया समझ में? यही आया था। फ्रिक्शन फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम 10 न्यूटन लगेगा, फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम 6 न्यूटन लगेगा। मोशन में है तो मैक्सिमम ही लगेगा ना। टी 4/3 किधर हो गया, फ्रिक्शन भी लगेगा ना इसमें। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, उस और पे टी को अपोज हाँ करना। टी अलग होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लगेगा। रुको मैं लिख देता हूँ। ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, क्या था, 2 kg और 20, तो ऐसे लिखेंगे 20 माइनस 10 माइनस टी इज 2a, 2 है ना मास, हाँ सर। हाँ सर। और इसका हो जाएगा t माइनस 6, उसका मास 1 है शायद, हाँ सर 1a, दोनों को ऐड कर दो। चलो ऐसे करो, हाँ दोनों सर, को एक्सेलरेशन add कर दो। एक्सेलरेशन बराबर आएगा। हाँ बराबर आएगा, 4 इज इक्वल टू 3a, तो एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और इस a को यहाँ पुट कर दो किसी एक में,
तो t की वैल्यू मिल गई 6 + 4/3, 22। दैट इज 22/3 न्यूटन आंसर। यस सर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ूं? हाँ हाँ हाँ। सर। हाँ, एक बार हो गया। हाँ सर। हाँ सर। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, दिख रहा है? हाँ सर। हम्म, करो। सर वो ब्लॉक का मास है ना 10 और 20? हाँ, ब्लॉक का मास है 10 kg 20 kg।
सर आंसर सर हो गया। क्या आंसर आया? सर 220/3 आया था। गलत आया। और कोई? एक मिनट। सर 130। ये भी गलत है। किसी को कुछ आया? और 490/3 कुछ आया। गलत आया। देखो इधर सुनो मेरी बात। नेट फोर्स कितना है ये बताओ मुझे, केवल ये बताओ। 20 न्यूटन सर। 20 न्यूटन है। किधर? लेफ्ट। लेफ्ट में। और टोटल फ्रिक्शन कितना है? 150। 150 न्यूटन। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये पक्का है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दो बातें हो सकती हैं। पहला, मैं ऐसे सोचूं 120 न्यूटन इधर, टेंशन T इधर, फ्रिक्शन 1 इधर, 100 न्यूटन इधर, टेंशन T इधर, फ्रिक्शन 2 इधर। ये पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। ये तो खैर हमेशा है अगर रेस्ट में है तो। इस पॉसिबिलिटी में देखो, अगर फ्रिक्शन 2 ये 60 तक है हाँ सर। तो मैं ऐसे लिख दूं कि फ्रिक्शन 2 60 हो गया। नहीं, ये वाला तो आंसर ही हो जाएगा, इसलिए जो नहीं है वहां से शुरू करते हैं तो समझ आएगा। ठीक है, ऐसे चलता है ऐसे।
मतलब ये भी सही है, लेकिन इससे सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। मैं दिखाना चाह रहा हूं जहां आप गलती भी करो। इधर से शुरू करते हैं। ये 120 है, ये 90 तक है। तो इधर हम मैं ऐसा सोच लूं कि फ्रिक्शन 190 हो गया, तो टेंशन T 30 न्यूटन हो गया। ठीक है, इधर से मैंने शुरू किया। तो अब अगर इधर में आया टेंशन T 30 हो गया, तो इक्विलिब्रियम के लिए मुझे फ्रिक्शन 2 कितना चाहिए? 70 न्यूटन, 90 यस सर। जबकि अवेलेबल तो 60 तक ही है। हाँ सर। तो ये नॉट पॉसिबल। यस। ठीक है, यहां तक समझ आया? हाँ सर। तो ये हुआ एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, मैं इधर से कैलकुलेशन करूं, इधर से कैलकुलेशन करूं इस साइड से, तो फ्रिक्शन 2 पूरा लग जाए, 60 न्यूटन है। तो इक्विलिब्रियम के लिए टेंशन कितना होगा? 40 न्यूटन होगा। यस सर। हाँ सर। और इसको इधर यूज करें तो फ्रिक्शन 40 होगा तो टेंशन कितना हो जाएगा? 80 टेंशन 40 होगा तो फ्रिक्शन 1 कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। फ्रिक्शन 1 अवेलेबल कितना है? 90। तो पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, तो ये चलेगा हमारा आंसर। समझे कुछ? हाँ सर समझे। कॉपी कर लो अपनी भाषा में। आगे बढ़े। एक मिनट। हाँ सर डन। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन कीजिए। इसको कोशिश करो। तो एंगल 50 डिग्री होगा ना, 53 होगा। हाँ सर, क्योंकि वो
हाँ ये 53 कर लो, क्योंकि 50 का वैल्यू आपको नहीं मालूम है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो आप लोग जबरदस्ती फट जाओगे, इसको 53 डिग्री कर लो। वैसे दोनों में से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सॉल्व किया जा सकता है, बट आप लोग 53 डिग्री कर लो, ठीक है।
बोलो, आया कुछ? हाँ सर। क्या आया बताओ, बैठे हुए हो? सर जस्ट आया 7/15 और 5 किसी kg को? plus to 5। 7/50 आ रहा है। वही आ रहा है सबको? हाँ सर। गलत आ रहा है, आंसर 0 होगा। ये तुम लोग क्या है, वो मैकेनिकली सॉल्व करते हो, चीजों को ध्यान नहीं देते हो। देखो कैसे, सब लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो बहुत ज्यादा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। 10 kg का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 100 sin 37 हाँ सर। कितना होगा ये पूछा। 60 60। 60। 60। टेंशन टी इधर रहेगा, ये 60 न्यूटन, ये 80 न्यूटन, और ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह ये कितना आएगा? बोलो। 40 न्यूटन 40 sin थीटा वाला 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन, और वो हाँ सर। 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन, हाँ सर। और ये टेंशन टी। चलो, इतना भी कर लिया होमवर्क तो मेरे लिए सफिशिएंट है। इतना तो किया है सबने। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब आओ केस 1। मैं मान लेता हूं कि 10 kg वाला नीचे जा रहा है और 5 kg वाला ऊपर आ रहा है, मैं मान लेता हूं, ठीक है। Yes. If 10 kg is going down and 5 kg is going up, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो 10 kg वाला नीचे जा रहा है तो क्या लिखूंगा मैं? 60 माइनस टी माइनस, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? 24 न्यूटन। 80 इंटू 0.3 24 न्यूटन। हाँ सर। इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? 3 न्यूटन होगा। 30 हाँ इंटू 0.1। हाँ सर। तो क्या लिखूंगा मैं? बना दीजिए। बोलिए। 60 माइनस टी माइनस 24 इज 10a, यस। और इसको लिखूंगा t माइनस 40 माइनस 3 इज 5a। हाँ और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व मतलब ऐड कर दीजिए। इसको ऐड कर देंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, हाँ सर। हाँ मतलब जो हमने सोचा है ऐसा नहीं है। हाँ हाँ सर। सर। तो नेगेटिव आएगा मतलब ये जो हमने सोचा है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, मतलब फ्रिक्शन के आते में हम लोग जैसे पहले ऐसे सोचते थे कि नेगेटिव आया तो उल्टे डायरेक्शन में होगा, बट फ्रिक्शन में आने के बाद 3 केस हो जाते हैं। उल्टा नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन हाँ भी तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब हाँ सर। अच्छा, तो फिर इसके लिए कंफ्यूज हो गया। अब इसके लिए चेक करेंगे। अब मान लो केस 2, 10 kg इज गोइंग अप, क्योंकि ये तो बता रहा है कि डायरेक्शन उल्टा है, बट चेक करते हैं या नहीं। एंड 5 kg इज गोइंग डाउन। तो 5 kg वाला जब नीचे जा रहा है तो आप लोगों के पास होगा, देखिए 40 माइनस टी माइनस 3 इज 5a, हाँ सर। और t माइनस 60 माइनस 24 इज 10a। यस सर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है ना।
हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फ्रिक्शन न उसको वैसे जाने दे रहा है ना ऐसे जाने दे रहा है। सो एक्सेलरेशन इज 0। टेंशन वेंशन भी पूछा है, टेंशन फ्रिक्शन ये सब। नो सर, एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स। हाँ तो वो तो 0 ही होगा। बाकी और भी कुछ पूछे तो बता सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सर बोलो। सर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आपने जो लिखा है वो नॉट पॉसिबल सर, ऐसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जाना चाहिए ना। हाँ तो अपोजिट का चेक कर लिया। किसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव मिलना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ तो अपोजिट का चेक कर लिया केस 2 में। उसमें भी आया कि नॉट पॉसिबल। वो बोलता है इससे चेक करो तो बोलता है वैसे जाएगा, उससे चेक करो तो बोलता है ऐसे जाएगा। हाँ सर, मतलब कुछ श्योर नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में। नहीं नहीं श्योर नहीं जाएगा। देखो कैसे। चलो पहले लिख लो फिर समझाता हूँ कैसे। हाँ सर लिखता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था सर। हाँ तो इसलिए दिया ना। हाँ सर। लिख लिया सबने। हाँ सर। हाँ सर लिख दिया सर। हाँ सर लिख दिया। ठीक है। इस क्वेश्चन को इससे पहले जो एक क्वेश्चन कराया था उस हिसाब से सीधा कर दो, जस्ट आपको समझाने के लिए, और डायग्राम बनाने में टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं हो इसके लिए। क्या ये क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है कि इधर 60 न्यूटन, इधर 40 न्यूटन, बीच में टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है कितना 24 न्यूटन। 24 न्यूटन, और ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो न्यूटन। सकता है 3 न्यूटन। इतनी बातें पता है। हाँ सर। तो ये यही क्वेश्चन हो गया। हो गया। हाँ हाँ। सर। तो मैं ये ऊपर कुछ भी नहीं करता, मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता इसको। तो देखो नेट अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, और 20 न्यूटन। 20। और नेट फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है 27 न्यूटन। 27 न्यूटन। कहीं जाएगा नहीं सर, ऐसा ही रहेगा।
आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे भी सोच सकते हो। जिसको नहीं समझ आया था चमका। हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।